हेलो बच्चों। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि हम लोग आज से रिवीजन स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का, क्योंकि बोर्ड अब आने वाले हैं आप लोगों के। तो सबसे पहले मैंने चैप्टर लिया है आपको सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट का क्या करेंगे हम लोग, थोड़ी सी हम रिव्यू देख लेंगे एक बार थ्योरी का। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर टॉपिक्स लिख दिए हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर रिविजन करेंगे। उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी, इसके कुछ प्रॉब्लम्स देख लेंगे हम लोग, इनकी मेन प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड का पहला हेडिंग, तो क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देख लेंगे। यूनिट सेल देख लेंगे। लैटिस आपका देख लेंगे। क्रिस्टल लैटिस देख लेंगे। यूनिट सेल कितने टाइप्स की होती है वो देख लेंगे। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगी आप लोगों को। पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बता दूंगी। तो कुछ टॉपिक आज कवर कर लेंगे आज के लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो बच्चों आप सभी जानते हैं सॉलिड क्या होता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। सॉलिड में क्या होता है आपका, इनकी शेप जो होती है यानी कि आकार जो होता है वो डेफिनेट होता है, मतलब आपका निश्चित होता है। आयतन वॉल्यूम जो भी सब कुछ है वो निश्चित होती है इनकी। ठीक है, यानी कि जो सॉलिड में जो आपके जो जिनसे जो बना होता है, या अणु से बना हो सकता है, परमाणुओं से मिलकर बना हो सकता है, किसी से मिलकर बना हो सकता है। ठीक है ना। तो इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है सॉलिड्स में वो मिनिमम होगी। ठीक है, और जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होता है, अंतरा आणविक जिसे हम बल कहते हैं, वो अधिकतम होता है सॉलिड स्टेट में बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये सॉलिड की एक स्ट्रक्चर मैंने बना दी है। ठीक है ना। तो मेनली पॉइंट्स ये होते हैं कि इनमें जो इंट्रामोलिकुलर जो स्पेस होता है वो मिनिमम होता है, इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स होता है वो भी इनमें मैक्सिमम होता है। ठीक है ना। इनकी लैटिस एनर्जी भी बहुत अधिकतम होती है। तो इस तरीके से सॉलिड में ये है। सॉलिड को बताने की इतना ज्यादा वो नहीं है। हम देख लेते हैं कि जो सॉलिड होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बच्चों, ठीक है ना, और एक आपके होते हैं अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इन्हें हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, अमोर्फस को जो है हम फॉल्स सॉलिड कहते हैं, या ट्रू सॉलिड नहीं कहते हैं। ठीक है, जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, जो इनमें अरेंजमेंट मिलता है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम मिलता है, या आयन या परमाणु जो भी है जिससे मिलकर बना होता है, उनका अरेंजमेंट जो होता है वो निश्चित होता है। यानी कि जो अरेंजमेंट है उनकी व्यवस्था जो है वो निश्चित है आपकी। ठीक है, प्रत्येक डायरेक्शन में इनकी जो व्यवस्था होगी वो निश्चित होगी, जबकि अमोर्फस में ऐसा कुछ नहीं होता है। इनमें जो होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलता है आपका। ठीक है ना, लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलता है, यानी कि जो एटम मिलकर इस तरीके की माना रिपीटेशन है इसमें, तो इसी तरीके की रिपीटेशन होगी आपकी। ठीक है ना, तो एक तरीके की रिपीटेशन से ही जो क्रिस्टल बनता है आपका। ठीक है बच्चों, इसीलिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलता है। जबकि इसमें अमोर्फस में क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर मिलता है, यानी कि जो आपकी स्ट्रक्चर है रिपीटेशन बहुत कम दूरी, यानी बहुत कम दूरी पे आपका रिपीटेशन होता है मॉलिक्यूल्स या एटम्स या परमाणु जो भी है आपका जिससे मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इनमें जो होते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी कोई भी, जैसे कि आपका रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है ना, आर रेजिस्टेंस है आपका, अपवर्तनांक है, ये सारी चीजें अगर हम एक डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें कुछ इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और मिलती है, दूसरी डायरेक्शन पर जाने पर हमें कुछ और मिलती है, यानी कि एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। जबकि अमोर्फस जो होते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में जाने पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम ही आती है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे इनको। अब हम देख लेते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन क्या है इनका। क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं बच्चों इनके सॉलिड में। क्लासिफिकेशन में मेनली जो कई तरीके के हो सकते हैं, ये पहला हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, शॉर्टकट में लिख देती हूँ मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले, ठीक है,
हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। नॉन पोलर में जैसे एक सेम एटम के जो होंगे आपके सॉलिड्स, ठीक है। और पोलर में मान सकते हैं ऐसे HCl के सॉलिड्स जो होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जैसे वाटर का जो आइस बनेगी आपकी, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए, ठीक है। इसी तरीके से आपके और कौन से हो सकते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स हो सकते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स हो सकते हैं, ठीक है ना, जिनमें मेटल मेटल बॉन्ड मिलेगा जैसे Fe, ठीक है ना। और मेटेलिक के बाद में आपके कोवेलेंट सॉलिड्स हो सकते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स हो सकते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा जैसे कि आपका हीरा, ठीक है, डायमंड, ये। और अगला हो सकता है आपका कौन सा सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड भी हो सकता है आपका, जिनमें आयंस आपस में मिलकर जो एटम्स या परमाणु आपस में आयंस जो होंगे वो होंगे, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो आयंस होंगे जैसे कि NaCl का क्रिस्टल। तो इस तरीके से ये ओवरव्यू है आपके क्लासिफिकेशन का। तो आप अच्छे से थोड़ा सा देख लेना इसको, अपना नोट्स मैंने पहले बनवाए थे आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो अगला टॉपिक हम उठाते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है बच्चों? यूनिट सेल जो होती है किसी भी क्रिस्टल की सबसे छोटी आपकी स्ट्रक्चर जो है यूनिट है। जैसे कि माना कोई क्रिस्टल आपका बना है तो इससे मिलकर, इस यूनिट सेल से मिलकर कोई क्रिस्टल आपका बना है, तो ये बहुत सारी यूनिट सेल आपस में जुड़कर एक क्रिस्टल की फॉर्मेशन ले लेंगे। तो ये सबसे छोटा आपका यूनिट होता है यूनिट सेल, सबसे छोटी यूनिट स्ट्रक्चर यूनिट्स होती है। इस यूनिट्स के कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे कि इनकी एजेस होंगी, यानी कि किनारों की जो लंबाइयां होंगी वो A, B और C होंगी। उनके बीच बने कोण जो होंगे अल्फा, बीटा और गामा होंगे, ठीक है। इन यूनिट्स के मिलने से ही आपका क्रिस्टल लैटिस भी बनता है, यानी कि रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। तो वो आपकी क्या बना लेंगे, क्रिस्टल लैटिस बना लेंगे। तो ये भी आपका सिंपल ही है, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। अब देख लेते हैं हम टाइप्स, देख लेते हैं यूनिट सेल के टाइप्स। मेनली हमने 2 टाइप के यूनिट सेल इसको हमने डिवाइड कर दिया है, एक सिंपल यूनिट सेल और आपका दूसरे नंबर का है आपका सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है बच्चों। सेंटर्ड यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में जो आपका सिंपल यूनिट सेल आ जाएगी सिंपल यूनिट सेल में, ठीक है। और सेंटर्ड यूनिट सेल जो होती है आपकी, एक BCC होती है, एक FCC होती है और एक फेस सेंटर्ड होती है आपकी, ठीक है ना। फेस सेंटर्ड, एक एंड सेंटर होती, सॉरी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब इन सबके हम एक एक करके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सिंपल यूनिट सेल की भी देख लेते हैं, सबकी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हम पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में क्या होगा, एटम्स जो होंगे सिर्फ कॉर्नर्स पर होंगे। कहां पर होंगे, केवल कॉर्नर्स पर एटम होंगे आपके, ठीक है, और कहीं भी एटम नहीं होगा। इस तरीके से हम दिखाते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं बच्चों, ठीक है, इस तरीके से होते हैं, लेकिन दिखाने के लिए हम इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है। तो सिंपल यूनिट सेल में अगर हम देखें कि एक यूनिट, एक एटम वो कितना शेयर करती है, उसको देख लेते हैं हम। तो जो माना कि इस पॉइंट को हम देख लेते हैं, ये इस पॉइंट पे अगर एटम पर यूनिट सेल निकालना हुआ हमें, एटम पर यूनिट सेल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों। 8 एटम्स हैं आपके, जिनका एक एटम का कंट्रीब्यूशन जो होगा एक सेल के साथ में 1/8 होता है। तो हम बोलेंगे इसके लिए 1 आएगा आपका सिंपल यूनिट सेल के लिए। इसी तरीके से हम नंबर 2 BCC का देख लेते हैं, यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल,
ठीक है बच्चों, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या होंगे, एक एटम बॉडी के बीच में भी होगा, मिड में होगा, सेंटर में, ठीक है ना। 8 तो कॉर्नर्स पर होंगे एटम, क्लियर है, और एक बीच में भी एटम होगा आपका। इसके लिए यूनिट पर सेल अगर मैं निकालना हो तो हम कैसे निकाल लेंगे कि 1/8 वाला ये तो हम सेम रख लेंगे, प्लस एक एटम आपको कॉर्नर पे भी है तो इसके लिए 2 आ जाता है निकल के। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया। और नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग एक बार। नंबर 3 देख लेते हैं, FCC बच्चों, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर यानी कि प्रत्येक फेस पर एक एक एटम और होगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसकी। और फेस पर प्रत्येक फेस इसकी 6 होती है बच्चों, तो 6 फेस पर एक एक एटम होगा। तो एटम पर यूनिट सेल निकालना हो तो 1/8 × 8 प्लस फेस इसकी 6 है और 6 एक एटम जो एक फेस का है 2 यूनिट सेल शेयर करती हैं तो 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसका। यानी कि 1 + 3 = आपका 4। तो इसके लिए 4 आता है आपका एटम पर यूनिट सेल। 4 नंबर का देख लेते हैं आप लोग, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। राइटिंग के लिए सॉरी है बच्चों, राइटिंग आप लोग समझ रहे हैं, मैं बोल भी रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। राइटिंग के लिए रिवीजन जल्दी जल्दी कराना है तो इसलिए थोड़ा सा। तो इसमें क्या होगा, एंड सेंटर में 2 फेस के एंड पर होगा एटम और प्रत्येक कॉर्नर पर एटम होगा ही होगा बच्चों। इसका कंट्रीब्यूशन देख लिया जाएगा एटम पर यूनिट सेल, तो आपका 1/8 × 8 प्लस 2 फेसेस पे 2 एटम, इनका कंट्रीब्यूशन 1/2, तो 1 + 1 = 2। यानी कि बॉडी सेंटर एंड सेंटर के लिए एटम पर यूनिट सेल 2 आता है। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको यूनिट सेल टाइप ये सब कराया है। ठीक है, इसके बाद मैं और डिटेल में चलूंगी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर और पैकिंग एफिशिएंसी, जिसमें आपके फॉर्मूले वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है, तो वो करा के मतलब वो उसी लेक्चर में आपके न्यूमेरिकल भी मैं स्टार्ट कर दूंगी बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों।